के पीछे। तो ये कुछ मेजर रीजन थे जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके चलते ब्रिटिश संसद ने भारत में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, यानी कि जिसको हम कहते हैं उत्तरदायी शासन, इसकी स्थापना के लिए, हालांकि वो एक पार्शियली था, आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। तो ये कुछ कारण थे जिसके चलते भारत में 1919 का अधिनियम आया। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एक और बात की चर्चा करते हैं, वो है 1916 का लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि लखनऊ समझौते का बहुत बड़ा योगदान था 1919 के अधिनियम को लाने का। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। आप लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी भारत में रूल करने की, वो थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति। इसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत मुसलमानों का जो एक दल बना था जिसको हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं, उसके अंदर कुछ गलतफहमियां, कुछ भ्रांतियां उत्पन्न की ब्रिटिश शासन के द्वारा, और उसी का एक नेगेटिव इफेक्ट ये था कि कांग्रेस, जो कि उस समय ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट का एक सबसे बड़ा दल था, उसके और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत सारी दूरियां उत्पन्न हो गई। यानी कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेसियों को, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। हालांकि उनकी भी डिमांड डोमिनियन स्टेट स्थापित करने की थी, उदारवादियों की डिमांड भी डोमिनियन स्टेट, औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करने की थी, लेकिन दोनों अलग अलग चल रहे थे, दोनों साथ नहीं थे। इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि टर्की के अंदर, जो भारत के बाहर का मुल्क है, टर्की के अंदर ब्रिटिश, वहां पर भी ब्रिटिश रूल ने मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादतियां की। तो भारतीय मुसलमान जो थे वो टर्की के मुसलमानों के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार और शोषण से नाराज हुए, और इसके लिए उन्होंने रेस्पॉन्सिबल किसको माना? ब्रिटिशर्स को माना। तो उन्होंने ये महसूस किया कि जिस प्रकार से टर्की के अंदर ब्रिटिश मुसलमानों के साथ इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है, उसी तरह की कोई गलत नीति भारत में भी ब्रिटिशर्स मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, एक अलग तरह का नजरिया उनके साथ है। तो एक हम ये कह सकते हैं कि टर्की की घटना ने भारतीय मुसलमानों की आंखें खोली, और वो ब्रिटिश लोगों के, ब्रिटिश शासन के जो उनका जो वास्तविक चेहरा था उससे वो परिचित हुए। और इसी दौरान 1915 के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उस मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी भी गए और एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्हीं प्रयासों का ये परिणाम था, एक टर्की की घटना, एक 1915 का जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। इनके बाद 1916 के अंदर कांग्रेस का लखनऊ के अंदर एक अधिवेशन हुआ, जिसके अंदर, जैसे अभी मैंने कहा, मुस्लिम लीग जो अभी तक कांग्रेस से दूर थी उसने भी भागीदारी निभाई, यानी कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि भी कांग्रेस के अंदर आए, और कैसे अब संयुक्त रूप से ब्रिटिश शासन का मुकाबला किया जाए, क्या क्या डिमांड्स रिफॉर्म्स के लिए रखा जाए। इस लखनऊ अधिवेशन के अंदर, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था, इस लखनऊ अधिवेशन के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने मिलकर अपनी एक डिमांड प्रिपेयर की, तैयार की। 19 सूत्रीय डिमांड, 19 सब्जेक्ट्स, या जिसमें हम कह सकते हैं 19 बातें थी इस डिमांड्स के अंदर, जिनको कि ब्रिटिश शासन के समक्ष कांग्रेस रखना चाहती थी, मुस्लिम लीग रखना चाहती थी। इसी डॉक्यूमेंट को कहा गया ये लखनऊ पैक्ट है। इस लखनऊ पैक्ट के अंदर मुख्य बातें क्या थी वो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये जो मुख्य डिमांड थी, इन मुख्य डिमांड को कितना कंसिडर किया गया 1919 के एक्ट के अंदर। आपको पता चलेगा कि जितनी मुख्य बातें हैं उनमें से कई बातों को 1919 के अधिनियम में मान लिया गया। मतलब ब्रिटिश शासन एग्री हुए इस लखनऊ पैक्ट से, और इसकी डिमांड्स को देखते हुए उन्होंने रिफॉर्म किए। तो वो कौन कौन सी डिमांड थी? सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि कांग्रेस ने जो ये कम्युनल इलेक्टोरल प्रोसेस था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी हम लोगों ने देखा कि 1909 के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया था। तो अब और कांग्रेस ने उसका बाद में अपोज किया, लेकिन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस ने ये मान लिया कि नहीं, मुस्लिम प्रतिनिधियों को अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और वो रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, यानी कि उनकी जनसंख्या का जो अनुपात है
उसके अनुपात में मिलना चाहिए। और ये न केवल केंद्र की व्यवस्थापिका में बल्कि जो प्रांतों की व्यवस्थापिकाएं हैं उनमें भी इलेक्टेड मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, एक निश्चित प्रपोर्शन में, एक निश्चित अनुपात में। और तो ये रिजर्व्ड सीट जो धर्म के आधार पर जो सीट्स का रिजर्वेशन था मुस्लिम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, उसको कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया। तो ये लखनऊ समझौते का एक मुख्य प्रावधान था। दूसरी बात, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसको हम केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जानते हैं उस समय, उसके अंदर ये तय किया गया, ये डिमांड की गई कि उसमें जितने भी मेंबर हैं उसके 1/3 मेंबर कम से कम मुस्लिम होंगे, मतलब मुस्लिमों के लिए 1/3 मेंबरशिप रिजर्व रखी जाएगी और उन मुस्लिम मेंबर्स को, उन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का काम केवल मुस्लिम वोटर्स करेंगे। तो ये दूसरी डिमांड इस लखनऊ पैक्ट के अंदर रखी गई। तीसरी बात कि जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली थी या जिसको हम केंद्रीय विधान परिषद कह रहे हैं, उसके अंदर जो गैर सरकारी सदस्य हैं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे गैर सरकारी सदस्य का मतलब क्या है। मतलब वो मेंबर्स जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, जो इलेक्टेड या नॉमिनेट है गवर्नर के द्वारा या इलेक्ट है पब्लिक के द्वारा। तो ऐसे गैर सरकारी सदस्य अगर कोई बिल रखते हैं उस केंद्रीय विधान परिषद के अंदर, और उस बिल से अगर किसी रिलीजन को नकारात्मक, किसी धर्म के ऊपर, किसी संप्रदाय के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जिस संप्रदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है अगर उसकी 3rd 4th कम्युनिटी उसका विरोध करे, उस बिल का अपोज करे, तो उस बिल को पारित नहीं किया जाएगा। ये भी एक सहमति इस लखनऊ समझौते के अंदर बनी। एक चौथी बात जो और इंपॉर्टेंट हम बता सकते हैं कि जो सेंट्रल के अंदर गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव थी और जो प्रोविंसेस थी, जो ब्रिटिश प्रांत थे, उसमें गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव थी, उसके अंदर इंडियंस को बढ़ाया जाए। कार्यपालिका जो जिसको हम कहते हैं, कार्यपालिका के अंदर अभी तक ब्रिटिशर्स या यूरोपियन लोग ही थे, लेकिन भारतीयों ने या लखनऊ पैक्ट के अंदर क्या डिमांड की गई कि इन दोनों कार्यकारिणियों में, चाहे वो प्रांतीय स्तर की कार्यकारिणी परिषद हो, चाहे वो गवर्नर जनरल की काउंसिल हो, उसके अंदर कम से कम आधे मेंबर तो इंडियंस होने ही चाहिए। और उन आधे इंडियंस को भी इलेक्ट कौन करेगा? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में केंद्रीय विधान परिषद के मेंबर, और प्रांतों के जो गवर्नर की कार्यकारिणी है उसके अंदर इंडियंस को प्रांतों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक और मांग जो लखनऊ पैक्ट के अंदर दोनों ने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत की। फिर एक अगली डिमांड उन्होंने रखी कि जो केंद्र की और जो प्रांतों की लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसके अंदर मिनिमम 80% मेंबर्स इलेक्टेड होने चाहिए। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेशन और इलेक्शन दोनों तरह से मेंबर्स को रखा जाता था। नॉमिनेशन ब्रिटिश गवर्नर जनरल या गवर्नर के द्वारा किए जाते थे केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के अंदर, और इलेक्टेड मेंबर्स का नंबर कम था। तो भारतीयों की ये डिमांड थी कि इलेक्टेड मेंबर्स का नंबर बढ़ाया जाए और कम से कम 80% इलेक्टेड मेंबर्स हो, ताकि हमको लगे कि भारतीयों के द्वारा शासन किया जा रहा है। और एक लास्ट डिमांड जो मुख्य डिमांड है इस लखनऊ पैक्ट की, हम बता सकते हैं कि जो ब्रिटेन में जो भारत परिषद थी, इंडिया काउंसिल थी, और उसका जो मुख्य पदाधिकारी था जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव कहते हैं, उस पोस्ट को पूरी तरह से खत्म करने का सुझाव इस लखनऊ पैक्ट के अंदर रखा गया। और ये भी कहा गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो उसकी जो सैलरी है, वो सैलरी अब इंडिया की रेवेन्यू से नहीं दी जाए, बल्कि ब्रिटिश सरकार खुद अपनी रेवेन्यू से उस भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को पे करे, उसकी सैलरी दे। तो ये कुछ मेजर डिमांड्स जो हम लखनऊ पैक्ट के अंदर कह सकते हैं। इन्हीं डिमांड्स को हम आगे देखेंगे कैसे उन्होंने मीट आउट करने का या इन डिमांड्स को कैसे कंसिडर करने का प्रयास 1919 के अधिनियम में किया। एक आखिरी बात और हम लोग करते हैं यहाँ पर कि केवल लखनऊ समझौता ही नहीं था जिसने भारत के अंदर 1919 के सुधार अधिनियम को लाने में योगदान दिया, बल्कि मॉन्टेग्यू जो कि भारत के सचिव थे ब्रिटेन में, मॉन्टेग्यू ने भी एक प्रयास किया, और उसी प्रयास के आधार पर हम लोग कहते हैं कि
1919 का अधिनियम की एक पृष्ठभूमि तैयार हुई, एक बैकग्राउंड तैयार किया। 22 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र जारी किया और 4 मुख्य बातें इस घोषणा पत्र के अंदर मॉन्टेग्यू ने रखी। उसके पहले उन्होंने भारतीयों के प्रतिनिधियों से, इंडिया के अंदर जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनसे भी डिस्कशन किया और उस डिस्कशन के बाद 1917 में उन्होंने अपना एक डिक्लेरेशन रखा, घोषणा पत्र रखा। तो इसको हम मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। 4 मुख्य बातें इसके अंदर हम बता सकते हैं। पहली बात, मॉन्टेग्यू ने ये कहा, भारतीयों के सामने ये चीज रखी कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन का मतलब जो भी जनप्रतिनिधि शासन करेंगे या जो भी जिनके पास भी शासन की सत्ता होगी, वो अपने काम के लिए भारतीयों के प्रति रेस्पॉन्सिबल होंगे। ये उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ब्रिटिश शासन का लक्ष्य है। लेकिन ये हम बाद में करेंगे, पहले भारतीयों का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए शासन के अंदर, ये उनका एक लक्ष्य उन्होंने तय किया। तो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के अंदर पहली बात की गई, रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करना ब्रिटिश शासन का उद्देश्य है। अब ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस कैसे एस्टेब्लिश होगा? तो इस डिक्लेरेशन में दूसरी बात की गई कि स्टेप बाय स्टेप, क्रमिक रूप से ये उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी ब्रिटिश संसद। तो ये एक दूसरी बात, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार का रिफॉर्म लाया जाएगा। तीसरी बात, ये जो स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म्स लाए जाएंगे वो किस तरह से डिसाइड होंगे, कौन कौन से प्रोविजंस किए जाएंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? अंग्रेजी शासन, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, खुद तय करेगी कि कितना पार्टिसिपेशन, कितने पावर्स इंडियंस को देने हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम से सारे पावर्स दे दिए जाएंगे, एकदम से सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस होंगे, ऐसे नहीं। कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके इलेक्शन का मेथड क्या होगा, उनके पावर्स क्या होंगे, उनके फंक्शंस क्या होंगे, ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट धीरे धीरे तय करेगी, ग्रेजुअली रूप से। और चौथा, जो इस डिक्लेरेशन के अंदर जो चौथी बात मॉन्टेग्यू ने रखी वो थी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस का ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेशन लिया जाएगा। प्रशासन के अंदर मतलब सरकारी नौकरियों के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपीरियंस मिले। एक और बात जो इसमें आपको नजर आ रही है वो है स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास। स्वशासित संस्थाओं का मतलब वो इंस्टीट्यूशंस जो सेल्फ गवर्न होंगी। जैसे धीरे धीरे अभी हम देखेंगे प्रांतों के अंदर उन्होंने डायरकी स्टार्ट किया, धीरे धीरे उन्होंने प्रांतों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनको रूल बनाने की, कानून बनाने की उन्होंने शक्तियां प्रदान की। तो एक सेल्फ गवर्नड इंस्टीट्यूशन का भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलपमेंट किया जाएगा, ये भी इस मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के अंदर तय किया गया। तो हम लोग बता सकते हैं कि ये मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन था, इसको भी ध्यान में रखते हुए 1919 का एक्ट आया। आप लोग देखेंगे ये 4 बातें किस तरह से 1919 के एक्ट की प्रियम्बल यानी कि उसकी प्रस्तावना में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, 1919 के एक्ट का जो बैकग्राउंड था और क्यों ये 1919 का एक्ट आया। किसी का कोई सवाल हो, 1 मिनट है, फटाफट पूछ सकते हो। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे 1919 के अधिनियम की विशेषता। कोई सवाल हो तो बताओ। तनिषा, नन्नालाल, जगदीश, महिपाल, कोई सवाल किसी का? सर। आरती? नो सर। समझ में तो आया है? हाँ सर। तो ठीक है, इसको मैं वापस YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा, कोई वापस समझना चाहे तो आप लोग समझ सकते हो। और उसके बाद फिर हम लोग कल नया टॉपिक शुरू करने